नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। योगी का कहना है कि पूर्व की अखिलेश सरकार में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किया गया और जमकर वित्तीय अनियमितता की गई। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बदतर व्यवस्थाएं हमारी सरकार को विरासत में मिली हैं, जिसको पटरी पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष पार्टियों की ओर से हमसे 2 महीने के कार्यकाल का हिसाब मांगा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। फिर भी अगर पिछली सरकारों से तुलना की जाए तो हमारी सरकार का 2 महीने का कार्यकाल भारी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार के लिए एक चैलेंज है और उनकी सरकार इस पर सख्ती के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्षी दलों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्त आ चुका है कि प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को मिलकर साथ चलना होगा। उधर मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर गंगा की सफाई और किसानों से लेकर कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विरोधी दलों से की गई अपील का कितना असर पड़ेगा। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का 30 दिन का जो वादा है वो कैसे पूरा होगा और सबका साथ सबका विकास के दावों पर सरकार कैसे खरा उतरेगी। लोकतंत्र में आज चर्चा इसी पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सूबे की पूर्ववर्ती सरकार पर न केवल निशाना साध रहे हैं, बल्कि उन सरकारों की योजनाओं को खत्म करने के भी संकेत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व की अखिलेश सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार में जमकर वित्तीय अनुशासनहीनता हुई। विरासत में हमें जर्जर व्यवस्थाएं मिली हैं, जिस पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। लेकिन हमारी सरकार से 2 महीने के कार्यकाल में हिसाब ऐसे मांगा जा रहा है जैसे हम 100 साल से सत्ता में। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मुद्दे के प्रति प्रतिबद्ध है। फिर भी अगर तुलना की जाती है तो हमारे 2 महीने का कार्यकाल पिछली सरकारों की तुलना में भारी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 75 सदस्यों के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए ये बातें कही हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, गोमती रिवर फ्रंट का काम 150 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुआ। डीपीआर बनते बनते ये बजट 660 करोड़ का हो गया, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो ये बजट और बढ़ गया, लेकिन काम आज भी अधूरा है। पिछली सरकारों में चीनी मिलों को बेचने का काम किया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ का भुगतान किया। 3,000 करोड़ के बकाये का भुगतान जल्द होगा, जिसमें ब्याज भी शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के मामले में पिछली सरकार ने जो किया उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी, लेकिन हमारी सरकार नई खनन नीति के साथ आ रही है, जिससे सरकार के राजस्व में भी 7 से 10 गुना की बढ़ोतरी होगी। पिछली सरकारों में हर साल सड़कों को बनाने के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने 15 जून तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फैसला किया है। पावर फॉर ऑल के तहत हर घर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का लक्ष्य है, जिसमें पहले से काफी सुधार हुआ है। एंटी रोमियो स्क्वाड पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन हकीकत ये है कि छेड़छाड़ की घटनाएं थमी हैं। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर निशाना साधा। शनिवार को नो बैग डे से लेकर किसानों की कर्ज माफी और गंगा की सफाई से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड पर सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जहां पिछली सरकार की नाकामियों को गिनाने के साथ साथ उनसे सहयोग की अपील करते नजर आए, वहीं विपक्षियों की ओर से ये आरोप लगाए गए कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी सरकार इन तमाम चुनौतियों से पार कैसे पाएगी। प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना बीजेपी सरकार ने देखा है, उस सपने को धरातल में उतारने के लिए क्या सरकार को और गंभीरता से कदम नहीं उठाने होंगे। अक्षय सिंह गौर, ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ये बात कही जा सकती है कि सीएम योगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आमने सामने, क्योंकि सीएम योगी ने यहां पर साफ तौर पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व की सरकार में तमाम चीज़ों को यहां पर दरकिनार किया गया, लेकिन हमारी सरकार फिर भी जो 2 महीने की सरकार है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो अपील यहां पर सीएम योगी ने कहा की है कि सभी लोग अब साथ में मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करें, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने एक चुनौती बताया है। कैसे इन तमाम समस्याओं से पार पाएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं लोकतंत्र में। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ सत्यदेव त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता यहां पर जुड़े हुए हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित पुरी जी, बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अमित पुरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ केसी जैन जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से। केसी जैन जी, आपका भी स्वागत है। और कुलसुम मुस्तफा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। अमित पुरी जी, निशाने साधे गए हैं और उम्मीद की गई है कि विपक्ष और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सब लोग एकजुट हों। उत्तर प्रदेश का जो सपना देखा गया है उत्तर प्रदेश बनाने का, उसमें सभी लोग मिलकर विकास के रास्ते पर ले जाएं उत्तर प्रदेश को। आपको लगता है कि आपका जो अपील यहां पर सीएम योगी ने की है वो विपक्षी मानेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि संसदीय प्रजातंत्र में सदन एक ऐसी जगह है कि जहां सारे राजनीतिक विरोध के बावजूद हमें उन 4 खंभों और एक छत के नीचे एक दूसरे पर प्रहार करना होगा, करेंगे, लेकिन प्रदेश को आगे ले जाने के लिए स्वस्थ वातावरण में बहस हो। और उसमें मैं अभी इस बात के ऊपर अगर मीन मेक करता हूं, प्रथमा मक्षिका पाता करता हूं कि विपक्ष साथ नहीं देगा या सहयोग नहीं देगा, तो मैं ये अतिशयोक्ति होगी। मैं ऐसा नहीं मानता। कई दिनों बाद उत्तर प्रदेश में सदन में बहस का वातावरण बना है और दोनों सदनों में चर्चा हो रही है। आपकी रिपोर्ट में भी था, वैसे भी जानकारी है। करीब 75 लोगों ने विधान परिषद में 100 के आसपास, 108 के आसपास की संख्या में अगर 75 लोगों ने बहस में हिस्सा लिया है तो यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा लक्षण है। अभिव्यक्ति का मुखर स्वरूप सामने आए और उसमें उत्तर प्रदेश की आम जनता की समस्याएं भी आए। और अगर हमारी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां और कमियां हैं तो वह भी रेखांकित होनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष को सरकार की कमियां गिनाना यह उसकी एक भूमिका है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, कहीं कमजोर नहीं होता। बिल्कुल, लोकतंत्र से मजबूत होता है। लेकिन एक केसी जैन जी, एक सवाल यहाँ पर सीएम योगी ने आज उठाया कि 2 महीने का हिसाब हमसे ऐसे मांगा जा रहा है जैसे हम 100 साल से सत्ता में है, ऐसा क्यों? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में आई तो कहा कि हमें कम से कम 6 महीने काम करने का मौका दीजिए, और सारे विपक्षी दल 6 महीने तक बिल्कुल चुप होकर के बैठे रहे कि आप क्या करते हैं। उसके बाद में फिर कहा 6 महीने का और मौका चाहिए, 6 महीने और बंद रहा। फिर कहा 6 महीने का और चाहिए, 1.5 साल हो गया। फिर कहा 6 महीने और चाहिए, 2 साल हो गया। और होते करते लगभग 3-3.5 साल बीत गए, लेकिन केंद्र ने जितने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा होता हुआ ना तो दिखाई दिया, ना तो उनकी जो मंशा थी, जो कुछ उन्होंने जनता को बता करके, जो वादे करके जनता को जो प्रलोभन दे करके वो आए थे, ना तो जनता के अंदर जो विश्वास पैदा किए थे ना उस विश्वास पे खरे उतरे। तो बात 2 महीने 3 महीने की नहीं है। हमें लगता है अभी कोई भी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश में कोई भी वार नहीं कर रहा है, कोई भी बड़बोलापन किसी का नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कहीं पे हत्याएं होती हैं, बड़ी लूट होती है, 4-4 लोगों की एक घर में हत्याएं हो जाती है, तो हमें लगता है जिस तरीके से मीडिया भी खबरें दिखाता है जागरूक होकर के और जनता को जागरूक करता है और उस पर सवाल करता है कि कम से कम क्राइम कंट्रोल करिए, वही सवाल विपक्षी दल कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। लेकिन जो काम है, काम के बारे में अगर बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा और सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी ये कहा कि हम 6 महीने तक वॉच करेंगे, उसके बाद में कोई टिप्पणी करेंगे। तो हमें लगता है अभी काम के आधार पर कोई भी किसी भी नेता की सख्त टिप्पणी नहीं आई है। तो 100 साल की सरकार है या 2 महीने की सरकार है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। हम लोगों ने कोई सवाल ही नहीं किया सरकार के कामकाज पे। हाँ नहीं, लेकिन अखिलेश जी तो नियत पर सवाल उठा रहे हैं। जनता जिस तरीके से नहीं, देखिए हिमांशु जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो सवाल उठाए हैं वो उन्हीं चीजों पर उठाए हैं। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे जिस तरीके से स्थिति गंभीर हुई उस पर उन्होंने सवाल उठाए। रही काम की बात तो हम सारे लोग वॉच कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी भी वॉच कर रहे हैं अभी, और पार्टी के नेताओं को भी दिशा निर्देश है कि आप लोग 6 महीने तक वॉच करिए, देखिए क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पलटवार करेंगे। और जो जांचें कर रहे हैं
तो हमें लगता है जितना काम अखिलेश यादव जी कर गए हैं, अगले 5 साल तक जांच ही करते रहेंगे सारे कामों के, उसी में इनका सारा समय निकल नहीं तो जैन साहब क्या लगता है, जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, खूब करे जांच। अच्छा, जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं, अगर जांच नहीं करेंगे, आरोप लगा देंगे, तो आरोप तब तक लगे रहेंगे जब तक जांच में चीजें पाक साफ ना हो जाए। ठीक है, जांच हो जाएगी, सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी जी, कौन उसमें दोषी है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। अच्छा ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी जी, एक जो माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, पहले शुरुआत में कहा गया था कि ठीक है अभी वक्त दिया जाएगा योगी सरकार को और फिर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन अभी सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं। कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर तमाम पहलुओं की बात की जाए, सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और विपक्षी कर भी रहे हैं। लेकिन सीएम योगी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उन जवाबों से क्या आप सहमत हैं? हिमांशु जी, मुख्यमंत्री श्री योगी जी का ये कथन कि ये 100 वर्ष की नहीं 60 दिन की सरकार है, तो मेरा विनम्र निवेदन श्री योगी जी महाराज से ही है कि 60 दिन और 300 चेतावनियां, 300 चेतावनियों के बाद कानून व्यवस्था की जो हालत है, मैं आज उस पर लंबी बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके सामने ये एक दूसरा सवाल भी रखना चाहता हूं। रखिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 1937 से लेके आज तक राज्यपाल के अभिभाषण में पहली बार संशोधन किया गया। आप लोगों को शायद मालूम हो, राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन के लिए कोई किसी तरह का कहीं नियम नहीं था, तो राज्यपाल की मैसेज दिलवाई गई। क्या मैसेज थी? इनके राज्यपाल अभिभाषण में छपा था कि जो किसानों का कर्जा माफ ये 31 दिसंबर तक कर देंगे। लेकिन इससे तो फंसते दिखे। हम लोगों ने स्वागत भी किया, बहुत अच्छी बात, योगी जी करिए किसानों का, लेकिन फौरन उसका संशोधन कराया गया। और ये अभूतपूर्व घटना है उत्तर प्रदेश विधानसभा की कि उस राज्यपाल अभिभाषण पर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च किया गया, ताकि पूरी एक वर्ष का क्या हुआ इस पर कुछ नहीं। तो अभी हम उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो, तो ये 300 चेतावनियों का कोई नतीजा निकले 60 दिनों की, मैं इस उम्मीद के साथ बैठा हूं। और किसानों के साथ ये जो छल करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी बरतें, यही अभी कहना मेरे लिए पर्याप्त होगा। बाकी इनकी जब 6 महीने बीत जाएंगे और इनके कार्यकलाप जब आएंगे सामने, तो उस पर कांग्रेस पार्टी और हम लोग टिप्पणी करेंगे। ठीक है, कुलसुम मुस्तफा जी, आपका विश्लेषण और तजुर्बा आपका क्या कहता है कि अभी पहले देखा गया था सीएम योगी ने तमाम तरह की बातें कही थी और अब कहा जा रहा है कि हाँ कानून व्यवस्था यहाँ पर एक चुनौती है, तो ये जो हल्का सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो चुनौतियां अब समझ में आ रही हैं और विपक्ष भी अब खड़ा हो रहा है, सवाली निशान खड़े कर रहा है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, जहाँ तक सत्ता की बात है, उसका तो काम है कि पीछे के जो काम नहीं हुए हैं या उसका रिव्यू करना, जो वो किया जा रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। और यहाँ शायद बैठे हुए सभी साथियों ने ये कहा कि जो भी उसमें रिव्यू या उसको देखा जा रहा है वो बहुत ठीक है, उसका क्या आउटकम निकलेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने रिएक्ट किया वो भी बहुत सही है, क्योंकि वो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंस में अपनी बात कह रहे हैं। और डिफेंस में बोलना सबके लिए एक आई मीन इट इज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशंस वर्क, और हर आदमी को अपने डिफेंस में बोलने का वो है। तो मेरे ख्याल में हमें पहले अटैक और डिफेंस दोनों का शब्दों का मतलब सही तरह से समझना चाहिए। जहाँ तक हमारे मेन मुद्दा जो है वो शायद ये है कि बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जिसके ऊपर विपक्ष के ऊपर जो है बड़े जोर का वार किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पैसा था वो कहाँ गया, वो किस किस योजनाओं में लगा और उसका किस तरह से उपयोग हुआ, सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग किया।
तो ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे लग रहा है इन 2 महीनों में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ऑफ द ट्रैक नहीं है, वो एक्सपेक्टेड थी। कोई भी गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आएगी वो पुरानी चीज़ों का रिव्यू करेगी, उसे करना भी चाहिए। मगर मेरा कहना ये कि इसमें कहीं ना कहीं कोई रिवेंज की फीलिंग नहीं होना चाहिए, और योगी जी को ये भी समझना चाहिए कि जिन चीज़ों पे वो वार कर रहे हैं वो उनकी सरकार में ना हो। जिन जिन चीज़ों को उन्हें लगता है कि गलत हुई हैं, उन चीज़ों को उनको अपनी सरकार में बहुत से मेजर्स लेना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि इस तरह की चीज़ें नहीं ना होना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा एक हेल्दी ट्रेंड है डेमोक्रेसी का कि हर चीज़ 5 साल के बाद या जब भी नई सरकार आती है वो उसको रिव्यू करती है, और उसके करने का ये उसका राइट है। और जो उन्होंने अभी तक किया है उससे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। वही ट्रैक है जो एक्सपेक्टेड था कि पुरानी चीज़ों का रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद उसमें क्या सही तरह का संशोधन करके उन्हें फिर से लाया जाएगा। जो करप्शन चार्जेस हैं या जिस तरह के भी चार्जेस हैं उनको हैंडल करना। और मेरे ख्याल में जैन साहब ने अच्छी बात कही कि जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो दोषी हैं उनको तो यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ लोकतंत्र की इस चर्चा में एसपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, उनके कामकाज की बात की जाए, तो आपको लगता है कि 2 महीने में काफी कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर, या फिर किसी भी तरह से जो पहले आरोप लगाए जाते थे कि उत्तर प्रदेश में जो पहले अधिकारी हैं काफी सुस्त नजर आते हैं, उनको खुल के काम नहीं करने दिया जाता, क्या कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला यहाँ? देखिए, आज मैं सचिवालय में 6 प्रमुख सचिवों से मिला हूँ और मेरा मिलने का उद्देश्य यही था, मैं देखना चाहता था वास्तव में बदलाव है, ये देखना चाहता हूँ। और मुझे ये आभास हुआ कि ये सरकार जो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत डिपेंड कर रही है, ब्यूरोक्रेसी को फ्रीडम मिली है काम करने की। ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं हमें हस्तक्षेप है ही नहीं, हमें किसी नेता का फोन ही नहीं आता सर, कोई सिफारिश नहीं आ रही है, सब मिनिस्टर्स इतनी पोलाइटली बात कर रहे हैं सर। तो एक सुनने में थोड़ा सा मन को अच्छा लगा कि भाई पिछले 10 वर्षों में जो काम होता था, डांटना, फटकारना, कहना, ये मैं ब्यूरोक्रेसी को इस चैलेंज के रूप में देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, अभी मुझे आवाज मिला वो लगा कि उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है। आपको पता हो जिलाधिकारी SSPs के ट्रांसफर हुए हैं, SPs के भी ट्रांसफर हुए हैं। लेस मात्र पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है उसमें, इसलिए नहीं कर रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। सारा ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ा गया है, सारा चयन मुख्य सचिव और पुराने जो गृह सचिव थे उन्होंने किया है, DGP ने किया है, उन पे छोड़ा गया है। अगर आप इतनी फ्रीडम दे रहे हैं काम करने की, तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आ पड़ता है कि भाई अब आपको डिलीवर करना पड़ेगा, और आप डिलीवर नहीं करेंगे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क्योंकि आप कहते थे हमारी प्रताड़ना होती है, हमें बार बार ट्रांसफर किया जाता है, तो सरकार ने बहुत जल्दी में ट्रांसफर नहीं किया, समय लिया, सोच समझ के किया। ये बात अलग है कि सारे ट्रांसफर हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं उंगली जरूर उठेगी, वो अपनी जगह पे है। हमेशा कोई भगवान नहीं है कि उसको एकदम सही तरीके से कर दे, कुछ कमियां जरूर होंगी, मानता हूं। कुछ ऐसे जुगाड़ू लोग भी हैं जो फिट इन हो गए इस ट्रांसफर पोस्टिंग में, जिले स्तर पे भी हो गए, प्रमुख सचिव लेवल पे हो गए, और तमाम ऐसे हैं जो दागी प्रमुख सचिव नहीं हट पाए हैं अभी, वो भी मैं सब जानते हैं, और जरूर कार्रवाइयां आगे आने वाले समय में होंगी। मैं रिवर फ्रंट के बारे में तैयारी करके आया था, इसलिए उस पर बात करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, रिवर फ्रंट पे आपको पता हो 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे अखिलेश यादव के, एक्सप्रेसवे और रिवर फ्रंट का ब्यूटिफिकेशन गोमती का। काफी पब्लिसिटी की गई, चुनाव में मुद्दा बना, बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि इनमें भ्रष्टाचार है, अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस सरकार को चूंकि 2 मुद्दे पे सरकार आई है, पहला मुद्दा है कानून व्यवस्था, दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, 2 पे सरकार आई। जनमत इतना जो मिला है क्योंकि जनता त्रस्त है इन दोनों मुद्दों से। गोमती रिवर फ्रंट में चीफ मिनिस्टर खुद गए, उन्होंने खुद अनाउंस किया, वहां पे कहा कि यहाँ पे देखने में प्राइम फैसा ही भ्रष्टाचार लगता है जी, यहाँ पे अपव्यय हुआ है। जो अभी बहन जी कह रही थी जनता के पैसे का अपव्यय हुआ है, पैसा जनता का है, सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। एक्सप्रेस वे में भी ये मुद्दा उठा कि ज्यादा पैसा खर्च किया गया, किसानों को लाभ नहीं दिया है, किसानों की जगह दलाल पैसा पा गए, इस तरह के मुद्दे उठे। इन दोनों में अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है और दोषी को पनिश नहीं करती है, तो सरकार को आने वाले समय में एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, लोग सवाल पूछेंगे उस पर। इसलिए मुझे भरोसा है रिवर फ्रंट में ये ब्यूटीफिकेशन का प्रोग्राम है। अरे रिवर फ्रंट तो जब करोगे विकसित, आप ब्यूटीफाई करोगे जब रिवर हो वहां पे। तो नाला है, अच्छा 37 नाले गिरते हैं गंदे उसके अंदर,
उनकी सफाई की व्यवस्था नहीं है, दीवारें बन रही है, फाउंटेन लग रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। आप कहां से शुरुआत हुई आपको पता है रिवर फ्रंट की? थेम्स नदी को देख के आए अखिलेश यादव, उन्होंने कहा हम तो गोमती को थेम्स नदी की तरह डेवलप करेंगे, ब्यूटीफाई करेंगे। शुरुआत वहां से हुई है। अब ये जांच पूरी हो चुकी है, जांच में कमेटी गठित कर दी गई है जो आरोप पत्र तैयार करेगी, जांच करेगी कौन दोषी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। शुरुआत अखिलेश यादव से होनी चाहिए, फिर शिवपाल यादव है, ठीक है, उसके बाद एनसीआई केसी जैन साहब गोमती रिवर फ्रंट को लेकर जो बात यहां पर सीएम योगी ने कहा 150 करोड़ से शुरू हुआ, डीपीआर बनते बनते बजट बढ़ता गया, 660 करोड़ पहुंच गया, अभी तक काम यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सारी चीजें, तो आपको नहीं लगता कि इसमें जांच होनी चाहिए? और 1500 करोड़ तो खर्चा हो गया। हाँ, आपको नहीं लगता कि इसमें जांच होनी चाहिए? नहीं, देखिए हिमांशु जी की बातें बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे चुनाव का माहौल फिर से आ गया है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। मीडिया में भी ऐसी चर्चा हो रही, लगता है हम लोग चुनाव की बैठ के डिबेट कर रहे हैं। हम लोग सरकार अपनी लगता है बनी नहीं है, अभी हम लोग चुनाव के मूड में, ऐसा लग रहा है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार है, आप चाहे गोमती रिवर फ्रंट ले लें, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे ले लें, चाहे आप मेट्रो ले लें, आप कहीं पे भ्रष्टाचार लगता है उस पर जांच करिए। पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है। नहीं, लेकिन केसी जैन साहब ये चीज तो निकल के सामने, नहीं केसी जैन साहब ये चीज तो निकलकर सामने आई ना कि 150 करोड़ की चीज थी, बढ़ते बढ़ते 660 करोड़ और बढ़ते जा रहे हैं उसमें, ये तो साफ। आप सुन लीजिए ना, देखिए आरोप लगाना अलग बात है ना। अब उसमें किस तरीके से वो बढ़ा, वो 150 करोड़ से 600 करोड़ कैसे पहुंचा, उनमें किन किन चीजों को ऐड किया गया, इस डिटेल तो आप यहाँ बता नहीं रहे कि किन किन चीजों को ऐड किया गया। ना हमारे विपक्षी दल उसको बताएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के साथी बताएंगे, ना हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी बड़े भाई साहब ना तो उसकी चर्चा करेंगे कि वो 150 करोड़ से 600 करोड़ बजट कैसे पहुंचा। अरे 150 करोड़ रुपए की चीज 600 करोड़ की क्या वही चीज पहुंच जाएगी? इसका मतलब किन चीजों को उसमें ऐड किया गया, क्या क्या चीजें बाद में बढ़ाई गई, वो प्रोजेक्ट कैसे विस्तृत हुआ। लेकिन फिर भी वो कुछ भी है, पूरी की पूरी जांच होकर के जितने लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है ये जनता के सामने आना चाहिए। तो बिल्कुल, यानी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से क्लियर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मुस्तफा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें मंत्री मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे, मैं ये कहना चाह रही, उसको स्पष्ट करे ना। एक मिनट, जैन साहब, ये कह देना दोषी है भ्रष्टाचार है, अरे पूर्ण बहुमत की सरकार कुछ करके दिखाइए। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है जैन साहब, एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, ठीक है, नहीं चुनाव के माहौल में हम दोबारा नहीं जाएंगे, चुनाव के माहौल में दोबारा नहीं जाएंगे, सबकी बात सुन लेते हैं। कुलसुम जी, देखिए बड़ी अजीब बात है कि बार बार हम ये बातें करते हैं। हम ये जानते हैं कि शासन भी है, प्रशासन भी है, और यहाँ उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। मुझे लगता है कि अभी मिस्टर सिंह ने जो बात कही, तो उन्होंने ये कहा कि आज माहौल बहुत अच्छा है, भयभीत नहीं है, लोग तो सही काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आईएएस का काम ये है कि वो भयभीत ना हो और सही तरह से काम करे। तो अगर जब हम इस तरह की चीज का आकलन करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का भी है जो कहीं ना कहीं शासन को भ्रमित करते हैं, उनको मिसलीड भी करते हैं, और उनको खुश करने के लिए वो हर कुछ करने को तैयार होते हैं। तो जो बजट हमारे बढ़ते हैं उसमें सिर्फ शासन को हम ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, प्रशासन है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं मिस्टर सिंह से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि किसी ऑफिसर को किसी नई गवर्नमेंट में आने में अपने को बदलना पड़ता है। ऑफिसर का काम ऑफिसर का है, अगर वो ठीक से तब नहीं कर रहा था या डर रहा था तो ये गलती उसकी भी है। और कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल लाभ के लिए बहुत सी चीजों को ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं जिससे बजट 150 करोड़ से और 650 या पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। ठीक है अमित पुरी जी, कि हम सारा जो है शासन को ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है अमित पुरी जी, यहाँ पर सवालिया निशान जो खड़े कर रहे हैं केसी जैन साहब, उनका ये कहना है कि आपके पास सरकार है, आप इसमें जांच कराइए, भ्रष्टाचार है तो निकल के सामने आइए, लेकिन आप बताइए तो कि कहां पर बढ़ रहा है, क्या हुआ, ये सारी चीजें भी तो आपको सामने रखनी चाहिए। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? दे रहे हिमांशु, अगर आप याद करें तो मैं अभी जैन साहब को जब सुन रहा था तो बड़े इत्मीनान से वो ऐसा बता रहे थे कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद
विपक्ष इस देश का तीर्थाटन पे चला गया। कहा हमने 6 महीने का समय दिया, फिर 6 महीने का दिया, फिर 6 महीने का दिया। हमने कुछ बोला ही नहीं नरेंद्र मोदी के बारे में। धन्यवाद, देश ने बहुत कुछ सुना। अगर आप इसे मौन कहते हैं तो बहुत अच्छा है, कोई ऐसा आरोप नहीं बचा और गुजरात के गधे तक पहुंच गया देश के प्रधानमंत्री का पद, और वह भी समाजवादी पार्टी के मौन रहने से पहुंचा। अब मैं नहीं जानता जैन साहब समाजवादी पार्टी के किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी कई घटकों में बटी हुई है। वो किस घटक के हैं ये वो जाने, और किस पे उनका निशाना है ये भी वो जाने। लेकिन एक उदाहरण आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर कोलगेट का मामला जब उठा, सीएजी ने रिपोर्ट दी तो विनोद राय बीजेपी के हो गए सीएजी। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डिरेल करने का काम किया गया और कहा गया कोई घोटाला नहीं है। पिछले 3 साल में कोल ब्लॉक्स की नीलामी हुई, कितना पैसा आया वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में है, ऑन रिकॉर्ड है, हर आदमी चेक कर सकता है। और कहा गया कोई घोटाला नहीं हुआ। आपके चैनल पे ही नहीं, दुनिया जहां के अखबारों में और हर जगह चल रहा है। आजाद भारत के अंदर शायद ये पहला केस होगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी भी 2 साल की सजा याफ्ता मुलजिम की तरह अकाउंटेबल कोर्ट के फैसले में ठहराया गया है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और इसके अंदर याद दिला दूं कि एससी गुप्ता साहब का जो एफिडेविट था इस पूरे केस के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है अगर उसको पढ़ा जाए कि ब्यूरोक्रेसी का क्या माइंडसेट रहा था मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और उसी की रिहॉट्रिक, पॉलिटिकल रिहॉट्रिक, वही सारी क्लॉक बैक सेट करके आज कही जा रही। उस समय कोलगेट में कहा जाता था विशंटिंग हो रही है। कुछ नहीं करेगी ये सरकार, कहीं लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा मामला, कोई सजा नहीं पाएगा। ये चुनावी नारे हैं। आज वही चीज गोमती रिवर फ्रंट के बारे में कही जा रही है। हाँ। इसको भी इसका माकूल जवाब सही समय पर मिलेगा। जी सत्यदेव जी। मैं सिंह साहब को सुन रहा था और सिंह साहब ने तो ऐसी तस्वीर पेंट की कि इसके पहले सारे के सारे आईएएस अधिकारी कहीं न कहीं जकड़े हुए थे और अब उनको आज़ादी मिल गई। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री सुखबीर सिंह या क्या नाम है, डीजीपी सहारनपुर जाते हैं। सुलखान, सहारनपुर जल रहा है। हाँ, सुलखान सिंह जी। और सहारनपुर में राजपूत बनाम दलित का झगड़ा, श्री सुलखान सिंह जी के बाद एक हत्या हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अफसरों की वो जो फ्रीडम थी उससे कोई बहुत बड़ा नियंत्रण हो गया। मैं ऐसे नहीं मानता हूं। आज भी ये बेसिक शिक्षा का सबसे भ्रष्ट अधिकारी वहीं बैठा है और उसके बचाव में विधिवत एक शिक्षा मंत्री खड़ा हुआ है योगी सरकार का। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको, हाँ कुछ काम हुए होंगे। मैंने जो 2 सवाल उठाए कि 60 दिन में आपने 300 चेतावनियां दी, नतीजा क्या निकला? हमारे मित्र पुरी साहब पुरानी कहानी सुनाने लगे। उस जजमेंट का उन्होंने वो हिस्सा नहीं पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को नौकरशाही ने कुछ बताया ही नहीं और मनमोहन सिंह जी के सामने इस तरह के कोई तथ्य ही नहीं लाए गए। खैर, वो एक अलग विषय। मैं कहता हूं किसानों के कर्जा माफी की बात करके ये सरकार आई थी। पहली बार विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण का संशोधन अपने बचाव के लिए किया गया, एक मैसेज के जरिए किया गया। वो किताब मंगा लीजिए, उसमें 31 दिसंबर छपा है और 31 अमित पुरी जी ये सवाल पहले भी सत्यदेव जी उठा चुके हैं, तो किसानों के एक बार फिर उठाएं। इससे अच्छा ये है कि आप जवाब दे दीजिए इसका। पहले भी ये सवाल यहाँ पर उठा चुके हैं सत्यदेव जी, इसका जवाब दे दीजिए। किसी तरह की कोई पकड़ और मजबूती नहीं। ठीक है सत्यदेव जी, अब आपने अपनी बात रखी, उनको सुन लेते हैं। जी अमित जी। हाँ सुनते। नहीं, अगर आप चाहें तो मैं कहूं, अगर आपको लगता हो कि नहीं सैडिस्टिक प्लेजर एलिगेशन में है तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। मैं कोई सैडिस्टिक बड़ी चर्चा इस बात की चली, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे जानबूझ करके नहीं कुछ कह रहा था कि चलिए कुछ घटनाएं हुई हैं और हमने भी उसे गंभीरता से लिया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 3 बातें बताना चाहता हूं। फिरोजाबाद के अंदर अपहरण हुआ सुबह,
प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, शाम तक वो अपराधकर्ता से छुड़ाया गया। आगरा के अंदर लूट हुई, आगरा की लूट की मय माल के साथ बरामदगी हुई। मथुरा के अंदर घटना हुई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो टाइम लिया वो कम लेना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी इनकाउंटर हुआ, ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक के सामने है। और आज की तारीख में मैं इसे वेलकम स्टेप मानता हूं कि उस इनकाउंटर के ऊपर कम से कम कोई सवाल खड़े नहीं किए गए। मैं यहां श्री सुलखान सिंह को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, ठीक है, होगा कोई घटना रही होगी, नहीं, लेकिन अमित पुरी जी लोगों को ये उस भी पूरे मामले में एक मिनट, हिमांशु चलिए, एक अपनी मिनट बात मुझे रखिए। कंक्लूड करने दे, कहिए। फिर आप सवाल खड़ा करेंगे, मैं उसका भी उत्तर ठीक दूंगा। है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश यह भी जानता है कि यूपी को जिनका साथ पसंद था, उसमें एक देवराज नागर नाम के डीजीपी भी हुए थे, जो मुजफ्फरनगर गए थे और खाप पंचायत और जो भी पंचायत वहां लगने वाली थी, उस पंचायत की अनुमति दे करके आए, और उसके बाद की क्या स्थितियां बनी, और उसके बाद क्या किस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक एसपी को 5 बार तबादला किया गया, और उस दिल्ली की जामा मस्जिद से फोन आने के बाद उस आईपीएस अफसर का तबादला मुजफ्फरनगर में रद्द किया गया। और एक घटना जिसमें गलत लोगों को इंप्लीकेट किया गया था, और इतना खून बहने के बाद फिर वही मुकदमा पुलिस ने खत्म किया जिसके लिए लोग मांग कर रहे थे। ये घटनाएं विपक्ष भूल जाता है। हम जानबूझ करके उस सारी प्रकरणों को चर्चा में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार AK-47 से असॉल्ट फायर हुआ है, सेना के ऊपर फायर हुआ। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार सेना बुलाई गई उस मुजफ्फरनगर के अंदर, जिसमें 1947 के पार्टीशन के दौरान भी सेना बुलाने की और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन केवल एक अधिकारी को डिफेंड करने के लिए और दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम ठीक है अमित पुरी जी, आपने अपनी बात कही। अमित पुरी जी, आपकी एक बात, ये सच्चाई नहीं है? नहीं अमित पुरी जी, आपने जो एक बात यहाँ पर कही है कि ठीक है ऐसी घटनाओं को चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है इससे सही मैसेज नहीं चाहता है, मैं इस बात की तारीफ करता हूँ, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर उठता है ना कि जिस तरह से सीएम योगी कुछ समय पहले संसद में ये बात, विधानसभा में ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था काफी कुछ सुधर चुकी है, आपके घर परिवार वाले भी अब कहते होंगे कि हाँ अब हालात पहले से अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, घटनाएं भी बदस्तूर यहां पर जारी हैं, तो जो खौफ, जो बदलाव की बात कही जा रही थी वो बदलाव तो यहां पर नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, चैलेंज है, इसको देखा जाएगा, एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब ये सारी चीज सामने आ रही है, यानी मानते हैं ना कहीं और टाइट होने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार और तत्परता से कार्रवाई करेगी। और जिस किसान ऋण माफी के प्रश्न के ऊपर आप थे, जरा मैं वो सवाल छूट गया था इस लाइन ऑर्डर के सवाल में, और किसी को यह ना लगे कि मैं उससे बाईपास करके निकल जाना चाहता हूं, मैं बता, यही विपक्ष कहता था पहली कैबिनेट कब होगी। ऐसा लगता था कि 325 एमएलए की पार्टी सरकार में आई है, पहली कैबिनेट की मीटिंग करेगी नहीं। इस पे लाखों घंटे भी बहस के खर्च किए गए, और ये कहा गया नहीं पहली कैबिनेट तो हो नहीं रही, मालूम नहीं कब होगी, कर्जा माफी कर रहा है, करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद कर्जा माफी हो गई तो कहा इसमें फसली शब्द इन्होंने बढ़ा दिया। आप बीजेपी के संकल्प पत्र में जाइए, उसमें फसली ऋण कहा गया था। अब आप ना पढ़े तो उसके लिए हम क्या करें। हमने कहा ये विधानसभा में हम इसको लेकर के आएंगे, तब कहा गया कि ये तो कैबिनेट का डिसीजन है, मालूम नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने कहा भाई सत्र होने दीजिए, सत्र कब होगा, हेवेंस फॉल कर रहे हैं, आशंका है। अब उसके बाद अभिभाषण में अगर कहीं कोई शाब्दिक रूप से कोई बात गलत हुई तो सरकार ने कहा राज्यपाल का अभिभाषण एक सोलम कमिटमेंट होता है हाउस के सामने, उसमें कहीं कोई फैक्चुअल एरर नहीं होनी चाहिए। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम एनपीएस के मसले को भी तय करेंगे और वही तय करेंगे जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया। और आपको लगता होगा कि 1 लाख का राइडर लगा है, आप इससे शुरुआत होने दीजिए। हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया है, ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार लगी है। सरकार ने जो मियादें दी कि 15 दिन ये, 14 दिन ये, 120 दिन में बाकी गन्ना किसानों का पूरा भुगतान, हर स्टेप पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारी जवाबदेही है, आप चुनौतियां खड़ा करें, हम उत्तर देंगे, हम इससे कहीं इनकार नहीं है, लेकिन सब्र तो कीजिए, काम तो करने दीजिए। लेकिन अगर आलोचना का जो साउंड बाइट है, अगर उसके लिए स्पेस चाहिए। कुलसुम जी अभी और सब, कुलसुम जी आपको क्या लगता है कि विपक्ष यहाँ पर सब्र करने को तैयार है और वक्त यहाँ पर देना चाहिए कि ठीक है अभी और वक्त यहाँ पर दिया जाए, इत्मीनान से थोड़ा सा इंतजार किया जाए, परिवर्तन होगा?
देखिए जैसे एसपी सिंह साहब ने शुरू में कहा था, आज क्योंकि हाउस चल रहा था इसलिए हम जर्नलिस्ट का भी जाना सेक्रेटेरिएट में काफ़ी हुआ। ये सच है कि वहाँ पे काम के माहौल में काफ़ी फ़र्क आया है। मंत्रियों के कमरे में जाने के लिए आपको कोई देर नहीं लगती है, सब लोग अवेलेबल हैं वहाँ और फौरन जाके बातचीत होती है, फाइलें भी आती जाती दिख रही हैं, माहौल काम का दिख रहा है। मगर ये शुरू के दिन है। अगर जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट शुरू में समाजवादी पार्टी का भी रेन उन्होंने देखा है और सिंह साहब बहुत सीनियर आईएएस हैं तो उन्होंने भी देखा होगा, ये शुरू में काम का माहौल काफ़ी तेज़ी से रहता है। हम ये उम्मीद करेंगे एक नागरिक के तौर पे कि ये माहौल बरकरार रहे और जो अप्रोचेबिलिटी या जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो जिस तरह से पब्लिक से या लोगों से मिल रहे हैं वो मिलते रहें। तो जहां तक इसकी बात है, अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं मैं कहूंगी कि वो इंडिकेशंस काफी पॉजिटिव हैं। बीजेपी ने जो कहा था उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत छोटी छोटी घटनाओं को या तो प्रेस के थ्रू बड़ी अच्छी तरह उसको पहुंचाया जाता है। जैसे अभी वो स्कूल बैग्स की बात थी कि जिन स्कूल बैग्स के ऊपर सीएम की तस्वीर थी अखिलेश यादव जी की, उसको भी योगी जी ने बांटा है। मेरे ख्याल में बहुत ही ऐसा कदम है जिसकी सराहना हमें करनी चाहिए। एंड जहां तक इसकी सवाल है कि बहुत से लॉ एंड ऑर्डर बदलेगा, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था कि वो इतनी जल्दी बदल ही नहीं सकता था। तो अगर बीजेपी ने ये कहा था कि वो कुछ पीरियड दिया था कि इतने में बदल देंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी चीजें बदलेंगी। लेकिन अगर इस तरह की ट्रेंड और माइंडसेट रहा तो जरूर बदल जाएंगी, क्योंकि सरकार को ये समझना चाहिए कि जो हाल समाजवादी पार्टी का हुआ वो हमारा ना हो। और अपनी सारी प्रोग्राम्स को वो आखिरी साल के लिए ना छोड़ें। मतलब इतिहास से यहाँ पर सबक इतिहास से सबक यहाँ पर लेना होगा, इतिहास से सबक लेना होगा, बिल्कुल लेना चाहिए। और इतिहास का मतलब ही ये है कि उससे सबक हमें लेना चाहिए। सिंह साहब जी, मैं आपके पास आता हूं सत्यदेव जी, लेकिन उससे पहले एक कमेंट में सिंह साहब से लेना चाहूंगा। सिंह साहब, जो बात यहां पर की जा रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की और व्यापक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए कि अब अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, उनको लिबर्टी यहां पर दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि कितना वक्त और यहां पर लगेगा? जैसे कुलसुम जी ने कहा, शुरुआती तौर पर देखा जाता है ये होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी यहां पर रहती है। तो आपको लगता है कि कितना वक्त और यहां पर लग सकता है एक बहुत अच्छे प्रयास देखने में, बहुत अच्छी एक तस्वीर देखने में आने वाले भविष्य में? एक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बोलने में। चीज मैं जो बोल रहा हूं, जो मेरा परसेप्शन है वो मुझे हक है मेरे बोलने का, वो हक है जी। इस सरकार ने 325 जो लोगों का जनमत प्राप्त किया, एक बहुत बड़ा प्रेशर इनके ऊपर है कि जनमत की अपेक्षाएं हैं, वो प्रेशर है। उसके साथ साथ इस सरकार ने तमाम तरह के संकल्प दिखा के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब ये करेंगे, उसमें अपने को बांधा है। वो सेल्फ इम्पोज्ड जो उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया है वो किया है। 1 लाख करोड़ की घोषणाएं लगभग हो चुकी हैं जो करनी है। बहुत बड़ी चुनौती है इनके लिए, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आप ये कहें कि भाई कितना समय और दें, मुझे लगता है देखिए 2 महीने का समय कम है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं इतना कम भी नहीं है एक मैसेज देने के लिए। जैसे मथुरा की घटना हुई, मथुरा की घटना में 8 बजे 20 लोग बाहर निकलते हैं, 2 लोगों को मारते हैं, सोना चांदी लूट के ले जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अभी वो मैसेज जो जाना चाहिए सरकार का कि सरकार अपराधियों पे कहर बन के टूटती है, वो मैसेज, माफ करिए यहाँ कोई है नहीं बीएसपी का, मायावती के काल में ये मैसेज जाता था पुलिस अपराधियों पर कहर बन के टूटेगी। अभी वो मैसेज नहीं गया। पुलिस साहब माफ करिएगा, मुझे जा सकता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर बार बार संकल्प ले रहे हैं कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और पब्लिक जो आप एक तरह के जो संकल्प लेते हैं आप बंध जा रहे हैं अपने आप को फोर्स सेल्फ इंपोज प्रेशर के अंदर आप ले रहे हैं अपने आप को। तो मैं कहता हूं कम से कम ये सरकार अपने ऊपर उन संकल्पों से बांध रही है, उन संकल्पों में अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है कि हमको ये करना है, ताकि कल को हम आप तो बैठ के पकड़ेंगे ना उनको, 6 महीने बाद फिर पकड़ेंगे उनको। मैंने भी ये कहा है, देखिए इस सरकार को बनवाने में, पूरी सरकार को रवाना कराने में मेरा भी छोटा मोटा योगदान है। आप जानते हैं 3.5 साल तक संघर्ष मैंने किया, इसलिए मैं कई बार इस सरकार के 2 महीने के कार्यकाल को देखता हूं, कानून व्यवस्था को देखता हूं। जैसे आईएएस अधिकारी की हत्या हो गई, मुझे निराशा हुई, अभी तक पकड़ा नहीं है, मुझे निराशा है।
तो मैं भी कई बार आशा निराशा के बीच में झूमता रहता हूँ और जनता भी झूमती है। हमें हक है जानने का इसको, लेकिन मैं अभी जल्दी से निराश नहीं होना चाहता, जल्दी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे विकल्प अच्छा कोई दिखाई दे, क्या कांग्रेस देगी अच्छा विकल्प, क्या सपा दूसरा अच्छा विकल्प देगी, क्या बीएसपी देगी 5 साल बाद, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। सारे अपोजिशन को मिलकर ये काम करना पड़ेगा कि लोकतंत्र के अंदर एक मोनोपोली न क्रिएट हो। ठीक है, जो शक्ति की आपने यहाँ पर बात कही है, देखिए सिंह साहब, जो शक्ति की आपने बात की है, इसका जवाब मैं अमित पुरी जी से जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सत्यदेव त्रिपाठी जी, आप अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे, काफी इंतजार आपको करना पड़ा, कही अपनी बात। हाँ, लोकतंत्र में सिंह साहब पार्टियों से ज्यादा जनता विकल्प तैयार किया करती है। 1977 में पार्टी बाद में बनी थी और सरकार पहले बन गई थी, मुरारजी भाई की शपथ भी पहले हो गई थी, तो जनता फैसला ले लेती है, विकल्प तैयार जनता करती है, पार्टियां उस तरह की नहीं तैयार करती, जो छोटा मोटा मेरा अनुभव है। राजनीति जो थोड़ी बहुत 30-40 वर्ष मैंने भी देखे। मैं जो बात कह रहा था पुरी साहब, उसको नारेबाजी और उसमें ले गए। किसान 2 बार केवल ऋण लेता है, एक फसली और एक लॉन्ग टर्म। फसली ऋण केवल 6 महीने का होता है और जब खरीफ का उसको जुलाई तक अदा करके फिर रबी के लिए वो लेता है। तो ये तारीख बदलना आसान, यही ब्यूरोक्रेटिक तमाशा है, यही नौकरशाही की तिकड़म है कि 1 वर्ष के पूरे कार्यकाल को। और एक दूसरी बात मैं पुरी साहब को बताना चाहता हूं, इस प्रदेश में इन्होंने कहा है कि सीमांत, लघु सीमांत केवल 88 लाख किसान हैं। लघु सीमांत 2 करोड़ 18 लाख किसान हैं और 2 करोड़ 18 लाख में 88 लाख अगर वो अपने फसल पे, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसको एस्केप मत करिए, वादा किया उसका निर्वाह कीजिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। रहा दूसरी बात कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था खराब हुई, अखिलेश यादव आज दूसरी तरफ बैठ गए। अगर अखिलेश यादव की तरह ही कानून व्यवस्था पर केवल बयानबाजी होती रही, मैंने एक वाक्य कहा था, फिर उसे दोहराता हूं, 60 दिन 300 चेतावनियां। अरे मुख्यमंत्री की बात कि एक साख होनी चाहिए और वो साख जैसे ही जमेगी, क्या मजाल है, बार बार बोला जा रहा है और पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस जिस ढंग से काम करना चाहिए क्यों नहीं कर रही है, इससे योगी जी की साख पर प्रश्न लगता है। तो मैं कहूंगा कि आप अपनी चेतावनियों को कहीं ना कहीं सख्ती में मजबूती से पकड़िए और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, प्रदेश की जनता आपकी वाह करेगी। किसी को कोई जबरदस्ती आलोचना के लिए नहीं होती, बल्कि काम होगा तो लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ठीक है सत्यदेव जी, आपकी बात का यहाँ पर जो आशय था वो यहाँ पर समझ चुके हैं। अब मैं अमित पुरी जी से पूछ लेता हूँ। अमित पुरी जी, पूर्व की सरकार में अखिलेश जी कहते रहे कि नहीं, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, विपक्षी इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहा है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और वो भी चेतावनी देते थे। सीएम योगी आए, चेतावनी हर जगह से दी जा रही है। अभी ट्राईसाइकिलें बांटी गई, वहां पर भी कहा गया था कि कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा सख्ती से उसके साथ निपटा जाएगा। लेकिन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि जैसा बीएसपी की सरकार में था कि अपराधियों पर कहर बनकर पुलिस टूटती थी, वो संदेश, वो एग्जाम्पल कब सेट यहाँ पर की जाएगी? बस उसी एग्जाम्पल की तलाश में था, आपने मौका दे दिया तो आपको धन्यवाद है, नहीं तो मैं एक घटना की याद दिला दूं। बस वही एग्जाम्पल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नजीर है। बीएसपी की सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे अमरमणि त्रिपाठी साहब। एक लखनऊ में कवयित्री की हत्या हो गई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, इस जातीय रिश्तों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब वो हत्या हो गई तो हिमांशु जी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं मैं तो चीजों को, वो उस समय गर्भवती थी और गर्भ उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया, दफनाने की तैयारी थी। एक एडिशनल एसपी ने यह साहस किया कि उस गर्भ के फीटस की भी विसरा लिया जाए और उसकी भी जांच की जाए, जिससे इलिसिट रिलेशंस और इस हत्या के मोटिव के बारे में आ जाए। और आपसे हिमांशु जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 7.5 साल वो पीपीएस अफसर जो अब आईपीएस है, लखनऊ में तैनाती नहीं पा पाया।
क्यों? क्योंकि उसने एक बड़े राजनेता के इलिसिट लिटिगेशन के फीटस को अमित जी प्रोटेक्ट करके उसकी जांच के लिए ले गया। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। ये पॉलिटिकल कलर और बायस के ऊपर इस सरकार में काम नहीं हो रहा, इसलिए हमें एग्जाम्पलरीज मालूम है कि एग्जाम्पलरीज कैसे क्रिएट की जाती है, और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि जो भी कमियां हैं हम उसे उत्तर प्रदेश के सामने दूर करके लाएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता कहीं बाहर से नहीं आई है, ये उत्तर प्रदेश की जनता यही है, और यही निर्वाचन करके राजनेताओं को सत्ता और विपक्ष में लाती रहती है। इसे एक बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत है, उस अपेक्षा को हम पूरा करके देंगे। ये लेकिन फिर हमारा भी ठीक है, जैसे सीएम योगी ने कहा था, सीएम योगी जब आए थे उन्होंने शपथ ली तो उसके बाद में ही ये बात कही थी कि हम कुछ ही वक्त में यहाँ पर कानून व्यवस्था सही कर देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई है। तो ठीक है, कितना वक्त आप देना चाहेंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये टाइम लिमिट यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन फिर भी नहीं हिमांशु जी, हम टाइम लिमिट की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश के राजनेताओं का भी धन्यवाद दे रहा हूं। कम से कम ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल कल्चर में और मीडिया कल्चर में परिवर्तन आया है। हर कैबिनेट की बैठक की मीमांसा हो रही है, कब होगी, क्या होगी, एजेंडा क्या होगा। इस सरकार का 1 हफ्ता, इसके 12 दिन, इसके 15 दिन, इसके 3 हफ्ते, इसके 4 हफ्ते, यह पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी सार्वजनिक जीवन में फिक्स होना बहुत जरूरी थी। और हम चाहते हैं कि हम स्कैनर में रहे, जिससे अगर कहीं भटकाव की भी बात आए तो हम संभले और उत्तर प्रदेश को बेहतर सरकार दें। और उत्तर अमित पुरी जी देखिए, शॉर्ट में वक्त, अमित पुरी जी शॉर्ट में वक्त मेरे पास कम है। देखिए, कानून व्यवस्था पर लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में कानून व्यवस्था की जगह विकास पर यहाँ पर चर्चा हो कि उत्तर प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जाएगा, टॉप स्टेट कैसे लाया जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीदें, और वो उम्मीदें दिखी हैं रिजल्ट में कि किस तरह से आपको सीटें मिली हैं, तो वो उम्मीद कब पूरी होगी ये मैं जानना चाह रहा हूं। कितना वक्त और लगेगा, बस शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, मैं मानता हूं कि अगले आने वाले महीने 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी मंडलीय समीक्षा पूरी होते के साथ ही उत्तर प्रदेश में जहां कहीं स्थानीय स्तर पर जो कुछ चीजें परिवर्तन करनी है, जिनके कारण हमको मालूम है क्रिटिकल गैप्स कहां पर हैं, कैसे जोन के अंदर और कैसे डिवीजन के अंदर 12-15 साल की तैनातियां लागू नहीं हुई हैं, और क्या क्या कहां लैचेस हैं और लैप्सेस हैं, हम उनको देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को ठीक और है, 1.5 महीना। कुलसुम जी, एक फाइनल कमेंट आपसे इसके बारे में सर जी। कुलसुम जी, फाइनल कमेंट। जी, मुझे लगता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो जब इनका करप्शन एक इनका मुद्दा रहा है, तो इनके पास एक फुल प्रूफ प्लान भी होना चाहिए था। रिव्यू तो कर लिया, करप्शन है ये पता कर लिया, अब उस करप्शन को कैसे दूर करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बुरा है ये इन्हें पता था, उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक करेंगे इन्हें ये भी पता होना चाहिए था। क्योंकि सिर्फ हमने ये सरकार इसलिए नहीं चुनी थी कि ये हमें बताए कि करप्शन है, या ये हमें बताए कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं, ये तो एज अ कॉमन मैन हमें खुद भी पता था। लेकिन इनके पास फुल प्रूफ एजेंडा होना चाहिए था, बिकॉज दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो। तो जो चीज आप मैनिफेस्टो में कह रहे थे, चाहे वो स्लॉटर हाउस हो, वो आपने करके दिखाया, आपने ट्रिपल तलाक का काम किया, तो क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन के भी इनके पास एक एजेंडा और एक बिल्कुल ड्राफ्ट होना चाहिए था कि हम जब आएंगे तो ये करेंगे। मुझे लगता है कि अमित जी को इस चीज के ऊपर, जैसे आप टाइम फ्रेम मांग रहे थे, वो टाइम फ्रेम पब्लिक को मिलना चाहिए, कब तक एजेंडा। इसलिए शायद अमित जी अब 1 से 1.5 महीने की बात कह रहे हैं। जी जी, वी होप सो। हम उम्मीद करेंगे कि 1.5 महीना जब खत्म हो तो हमारी चीजें बेहतर हमें दिखें। बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में सिंह साहब, लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में। देखिए, 2 महीने का समय हुआ है, सरकार संकल्प में बांध रही है, आज संकल्प पुरी जी ने भी दिखाया है। हमको विश्वास करना चाहिए। देखो, हम अब क्यों छोड़े, क्योंकि जनता ने विश्वास किया है इनके ऊपर, इतना बड़ा जनमत दिया है, हमें विश्वास करना चाहिए। ये समय, लेकिन कार्रवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, जितने अपराधी हैं उनको चिन्हित करना है, उनको जेल भेजना है, ये संकल्प है। कार्रवाइयां आरंभ, कार्यकारी योजना बननी चाहिए उसकी। बिल्कुल, और आम ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। और बिल्कुल आम जनता की नजर बीजेपी के संकल्प पत्र पर बिल्कुल टिकी हुई है, क्योंकि जनता ने भारी जनादेश यहाँ पर दिया, पूरा का पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिया है। अब उस सपोर्ट को, अब उसको आने वाले वक्त में कैसे निभाती है बीजेपी सरकार, ये जरूर देखना होगा। और जनता की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था और यहाँ पर दुरुस्त हो जाए, तो सोने पर सुहागा थोड़ा सा हो जाए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।